मान गए मुसव्विर साहब आपको। हम यहाँ तमाम रस्म रिवाज से शादी करके यहाँ ऑफिस में 9 to 5 के चक्कर में ख्वार हो रहे हैं, और आप जनाब अपनी मुसव्वरा के साथ सैर सपाटे के मजे लूट रहे हैं। भाई प्लानिंग हो तो ऐसी। रिवॉल्विंग चेयर पर झूलते हुए ताबिश दुखी अंदाज में दुहाई दे गया। मैं काम से आया हूँ यहाँ, फजूल मत हंका करो। जुल्लू नैन ने वीडियो कॉल पर ही आंखें दिखाईं। फ्रेम में फिट आने के लिए इसके पहलू में जुड़कर बैठी याकूत खज्जल होकर इधर उधर आंखें घुमा रही थी। शुक्र के ब्लूटूथ की वजह से वो मासूम ताबिश के जरिए ख्यालात समात फरमाने से कासिर थी, वरना शर्म से बच्ची रो देती। हाँ भाई, इस मामले में भी आपने कमाल किस्मत पाई है। हमारे काम ऑफिस और घर से 2 कदम बाहर नहीं होते, और आपके सीधा सीधा हसीन वादियों में। ताबिश ने ठंडी आह खारिज की। इतनी दुआइयाँ काफ़ी हैं। अब याकूत की अनाया से बात करवा दो, वो कॉल नहीं ले रही। जुलू ने कौफ से मौजू बदला। ये भी खूब है, आप मजे करें, हम दिल जले वीडियो कॉल पर मुलाकातें करवाएं। अपने कैबिन से निकलते हुए भी ताबिश ठंडिया खारिज करने से बाज नहीं आया था। आए भी कैसे, घूमने फिरने का खप था जो इसे, जो शादी के बाद ऑफिस ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल ही छूट गया था। बकौल ताबिश के लाइफ बोरिंग हो गई थी। सर, मैडम किसी के साथ मसरूफ़ हैं, सो अभी इन्होंने किसी को भी अंदर भेजने से मना किया है। वो अनाया के कैबिन तक पहुंचा था कि क्लास डोर पर मुअद्दिब से एलपी के अल्फाज पर ठटक कर रुका। किसके साथ? एक नज़र फ़ोन पर डालकर इसने बेसाख्ता पूछा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद क्लोज फ्रेंड हैं। एलपी झिझक कर बोली। मैडम के सरताज को रोकना इसे अजीब लग रहा था, लेकिन मैडम के सख्त ऑर्डर से तो बेचारी क्या करती। नाम? तुरंत कॉल काट के ताबिश ने संजीदगी से पूछा। एडवोकेट सफदर मुर्तज़ा साहिब। एलपी के जवाब पर कबल इसके कि वो कोई रद्द अमल देता, ऑफिस का डोर खुला और पीच कलर के हिजाब में अनाया का पुरवकार चेहरा नजर आया। गुलाबी लबों पर खिलाफ तबीयत नरम मुस्कुराहट रखसा थी, और पहलू में ग्रे कलर के थ्री पीस सूट में मुतासिर पर्सनैलिटी का मालिक जाज़बे नज़र शख्स अनाबी लबों की मुस्कुराहट पर दीद तलब खड़ा था। इस अजनबी को देख न जाने क्यों ताबिश का हलक तक कड़वा हुआ। आप यहाँ? अनाया ने मुस्कुराहट से मेट के ताबिश को इस्तफाइया नज़रों से देखा, क्योंकि अमूमन जनाब धड़ल्ले से ऑफिस में घुस आने के आदी थे। नॉक करने वाली जहमत इनके बस का रोग नहीं था। चाचू और याकूत कॉल पर थे, आपसे बात करना चाह रहे थे, क्योंकि आप कॉल नहीं ले रही थी। वो नापसंदीदा नज़र इस शख्स पर डालकर तुरंत हटाते हुए खुद ब खुद आंखों में सिमट आई इस्तेहाक भरी नज़रों को अनाया के नगूज से उलझाकर संजीदगी से बोला। आप जानते हैं ना, मेरा फ़ोन साइलेंट पर होता है ऑफिस टाइम। ताबिश की नज़रों की बदली तासीर महसूस करके भी अनाया ने अपना वहम करार देते हुए अफसोस का इजहार किया। अनाया, ये मिस्टर अनाया नहीं मिस्टर, मिसेस अनाया ताबिश, एंड मी मिस्टर ताबिश। और आपके बारे में मुझे एलपी से मालूम हो चुका है एडवोकेट साहब। यकीनन आपका किसी लीगल इशू के डिस्कशन के सिलसिले में यहाँ आना हुआ होगा। वो तुरंत कद्दा कलामी करके तेज़ी से अनाया के पहलू में खड़ा हुआ और जबरी मुस्कुराहट के साथ बोला। इसे मुकाबिल का अनाया को बेतकल्लुफ़ी से मुखातिब करना जहर लगा था, जबकि मुकाबिल ने इस इंकशाफ पर हैरानी से अनाया को देखा, जो ठीक ठाक खज्जल हो गई थी। सीरियसली अनाया, तुमने शादी कर ली? मोहतरम सफदर मुर्तज़ा साहब हैरान यूं हो रहे थे जैसे अनाया ने बहुत ही अनोखा काम किया हो। अनाया गला खनकार कर खजालत छुपाते इतना ही बोल पाई। 2.5 महीने पहले हमारी शादी हुई है। सारे करीबी अजीज़ व को मद्दू किया गया था, सो शायद आप मिस हो गए, बट डोंट वरी, वलीमा डिले हो गया था हमारा, तो इसमें आप ज़रूर आइएगा। बीवी, अब चलें, लंच पर मैंने टेबल रिजर्व करवा ली है, आकर हमें मीटिंग भी अटेंड करनी है। एडवोकेट साहब की हैरानी को मसनूई मुस्कुराहट के साथ सदमे में बदल कर वो अनाया की तरफ मुड़ता उजलत भरे अंदाज में मोहब्बत से पूछ रहा था। लंच? अनाया ने एक नज़र सफदर के संजीदा चेहरे पर डालकर अचंभे से ताबिश को देखा। इनका कब प्लान था लंच का भला? आप रास्ते में याकूत और चाचू से बात कर लीजिएगा, चलिए। ताबिश अनाया का हाथ पूरे हक से थामकर शशदर खड़े एडवोकेट साहब की तरफ मुड़ा। आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए मिस्टर मुर्तज़ा। उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे, हम ज़रा जल्दी में हैं। एलपी, याद से इन्हें पार्किंग तक सी ऑफ करने जाइएगा। चलें बीवी। वो एक सांस बैक वक्त एलपी और सफदर और अनाया को मुखातिब करता हैरान परेशान अनाया का हाथ थामकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ताबिश, ये कैसा बिहेवियर था आपका? लिफ्ट बटन प्रेस करते ही अनाया ने हैरत पर काबू पाते हुए नागवारी से पूछा। इसे ताबिश का अजीबोगरीब रवैया कुछ समझ नहीं आया था। आप चाचू से बात कर लें,
एक तो वहाँ नेटवर्क इशू है और दूसरा चाचू की मीटिंग है कुछ देर में। वो लिफ्ट के दरवाजे पर नजर टिकाए स्पॉट अंदाज में बोला, ताबिश आप जानते हैं वो कौन थे? आपने सफदर अनाया के बाकी मानदा लफ्ज लबों पर ही दम तोड़ गए जब ताबिश ने मुड़कर दोनों हाथ इसके शानों पर जमाकर लिफ्ट की दीवार से लगाया। आई रियली डोंट केयर बीवी, वो कौन था, लेकिन इसे कोई हक नहीं कि वो इस बेतकल्लुफ़ी से मेरी बीवी को मुखातिब करे। एंड आप? वो अनाया के चेहरे के करीब चेहरा लाता, जिद्दी अंदाज में बोलता, कहीं से लाओबाली ताबिश नहीं लग रहा था, बल्कि रकाबत की आग में झुलस रहा कोई रांझा मजनू दीवाना मालूम हो रहा था। अनाया की सांस इसकी आंखों की सुर्खी में तैरे इसहाक पर खुश्क हुई। आप कैसे मुस्कुरा सकती हैं यार इसके साथ? मेरे साथ तो सड़े रहती है। वो अब नागवारी से शिकवा कर रहा था। वो मम्मा के फ्रेंड का बेटा है एंड हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और वो यहाँ काम से आए थे। इसके बिगड़े तेवर देख अनाया बामुश्किल खुश्क लबों पर जुबान फेरकर वजाहत देने के अंदाज में बोली, कैसा काम? ताबिश हाथ हटाए बगैर माथे पर बल डालकर पूछ रहा था। लहजा हनूज उखड़ा उखड़ा सा था। वो गेट खुल गया है। इसने गड़बड़ाकर लिफ्ट डोर की तरफ इशारा किया तो मजबूरन ताबिश को पीछे होना पड़ा। अनाया ने फौरन लिफ्ट की टिश्यू बॉक्स से कई टिश्यू निकालकर पेशानी साफ की। जो शख्स छोटे से यारू से जेलस हो सकता था, इसका एडवोकेट सफदर से जेलस होना आम सी बात थी। अनाया इसकी चौड़ी पश्त पर एक तासुब भरी नजर डालकर लिफ्ट से बाहर आई। वो तो शुक्र था कि ताबिश ने जलन में सफदर मुर्तजा से आने का मकसद नहीं पूछा था और अब भी लिफ्ट खुलने से अनाया की बचत हो गई थी। बाकी बाद में बुखलाहट पर काबू पाकर वो बेहतरीन जवाब तराश कर सकती थी। अगर लिफ्ट से निकलते ही फौरन दुल्लू रैन की कॉल नहीं आती तो शायद पासपोर्ट्स करना वाला प्रोग्राम लाजमी कंटिन्यू रहता, लेकिन किस्मत अनाया के हक में थी। अगर 1 मिनट के अंदर तुम अपने सर का हुक्मनामा रद्द करके यहाँ से दफा नहीं हुई ना, तो तुम्हारे सर पैर के साथ तुम्हारे भी खड़े खड़े कब्र खोद दूंगी। अब दफा हो जाओ। वो फोड़े की तरह दुखते सर और जिस्म को देखकर नर्स पर दहाड़ी, ये जानते हुए भी कि इस वक्त कब्र खोदना तो दूर, अपने कदमों पर खड़े होने की कुव्वत भी इसके अंदर मफकूद है। वो अपनी एक उंगली को हरकत देखकर चम्मच से खिलाने से कासिर है, लेकिन फिर भी जब से होश में आई थी सबके होश उड़ा रही थी। मैडम प्लीज समझने की कोशिश करें आपकी कंडीशन। नर्स इस उखड़ शख्स की वार्निंग याद करके हलक तर्क करती ये मुहासर करने की कोशिश कर रही थी। वो कता कलाम कर गई, भाड़ में की कंडीशन, मैं बंदूक की खुली खाकर भी अपने कदमों पर खड़ी हुई हूँ, फिर ये मामूली सी चोटें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? वो हाथ पैर पर बंधी सफेद पट्टियों को हकारत भरी नजरों से देखती तनफ्फुर से बोली। नर्स ने हैरत के समंदर में गोता लगाते हुए इस अल्ट्रा दबंग लेडी को देखा जो इतने गहरे जख्मों को मामूली जख्म कह रही थी। एक वो लड़कियां होती हैं चाकू से कट लग जाने पर पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। अब इसे मिस्टर वड़ाइश की बात का मतलब समझ आ रहा था कि क्यों इन्होंने हॉस्पिटल में कहा था कि इन्हें बहादुर निडर नर्स चाहिए। अब जब पेशेंट ऐसी बंदूक की गोली खाकर खड़ी हो जाने वाली होगी तो नर्स को का तो जिगरा होना ही चाहिए। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मैं अपनी मदद आप पर यकीन रखती हूँ। वो नर्स को हनूज खड़ा देखकर झिड़कने के अंदाज में बोली। नर्स उड़ाकर सर हिलाती सर पर पैर रखकर वहां से गायब हुई, वरना इस दमदार पेशेंट से कोई बईद नहीं थी कि कुछ उठाकर इसका सर फाड़ देती। उन लोगों को क्या लगता ये मामूली जख्म मुझ ढीठ हड्डी का बाल भी बेका कर लेंगे? इसने खुद कलामी करते हुए अपने हाथ पैर को देखा जिसमें शीशे इस कदर बेदर्दी से अंदर तक खुप गए थे कि गोश्त हटकर हड्डी नजर आ रही थी। ये मामूली जख्म तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे इसका तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर तुमने अपने नर्स को अपने रूम में रहने और हेल्प करने की इजाजत नहीं दी तो मुझसे खैर की उम्मीद मत करना। आजाद की भारी रोबदार आवाज रूम की फिजा में गूंजी तो इसने कोच से सर उठाकर दरवाजे में इस्तेदा वजूद को देखा। मैं किसी नर्स वर्स की हेल्प नहीं लूंगी। ये मेरा पहले से और आखिरी से भी आखिरी फैसला है, जिसे आप तो क्या बड़ा साहब इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। अब आपकी मर्जी है जिस पत्थर से जाकर सर टकराएं मेरी बला से। वो जख्मी पैर हाथों से उठ रही दर्द की टीसों की परवाह किए बगैर जिद और हठधर्मी का उम्दा नमूना पेश करती लब भेजकर बेड से उतरने लगी कि आजाद ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर इसका बाजू जकड़ा। माना बहुत हिम्मत, बासलाहियत और ताकतवर भी हो, लेकिन मेरी ताकत और तुम्हारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। अगर तुम नर्स को उन नहीं करने दोगी तो मैं ऑलरेडी उन हूँ। नहीं, अगर तुम नर्स को इन नहीं करोगी तो मैं ऑलरेडी इन हूँ। वो इसके बाजू पर गिरफ्त नरम करता बाबर कराते लहजे में बोला। मतलब?
मतलब ये कि नर्स के काम मजबूरन मुझे सर अंजाम देने होंगे, जो हालत मजबूरी में मैं बाखूबी सर अंजाम दूंगा। और मेरी ताकत और जिद के आगे तुम्हारी कोई इज्जत और हड्डन में टिक नहीं पाएगी मिसेस दबंग जासूस। वो इसे एहतियात से वापस बेड पर बिठाते इससे साया बोला, जिस पर पहली बार अरायना दबंग जासूस का सदमे से मुंह खुला था। तुम मुझे डरा रहे हो? इसने आंखें सुकेड़कर इसकी मुस्तकिल शब्बे ख्वाबी की चुगली खा रही सुर्खी माइल सुनहरी आंखों में झांक चैलेंजिंग अंदाज में सवाल किया। अगर इस तरह तुम अपना बेहतर सोच सकती हो तो यही सही। आजाद ने लापरवाही से कंधे अचकाए। अलबत्ता इसके बाजुओं से अपनी गिरफ्त में कोई रियायत नहीं लाई थी। मैं अपना बेहतर सोचूं या बदतर, इससे कम से कम तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है और ना ही कोई सरोकार रखने की ज़रूरत है। हमदर्दी की भीख ना मैं देने में इंटरेस्टेड हूँ ना लेने में कोई दिलचस्पी है। जवाबन वो घुटने से लेकर तलुओं तक बमा दोनों हथेलियों के बुरी तरह जख्मी होकर भूखी शेरनी की तरह कुर्राई थी। आज़ाद ने तासुस से सर हिलाया। वाकई किसी की बेहतरी या बदतरी से मुझे यानी आज़ाद वड़ाइज को कम से कम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतना क्या ज़रा सा भी फालतू फारिग नहीं हूँ। लेकिन मोहतरमा, इस सबसे बड़े में अनफॉर्चुनेटली मैं एक इंसान हूँ, तो मुझ में इंसानियत है थोड़ी बहुत। जवाबन नहायत रूखे और बेमुरवत लहजे में इसने भी आईना जासूस के आगे से खुशफहमी का आईना हटाया था। आखिर को वो भी आज़ाद वड़ाइश था, अपने परों पर पानी पड़ने देना इसी भी कहाँ गवारा था। बुर्ज खलीफा से बुलंद तो मोहतरम वड़ाइश साहब की नाक पर बैठी अना थी। ज़्यादा ना इंसानियत का अलम बुलंद किए खुद को तरुम खान बन समझने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में भी 10 मस्टंडों को ढेर करके 12 किलोमीटर तक आराम से रेस कर सकती हूँ। किसी गलत फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आईना जासूस नाम है मेरा। 15 साल की उम्र से उल्टे लोगों को उल्टा लटकाने का तजर्बा है। वो नहायत नागवारी से अपने शानों से इसका हाथ झटक कर अपनी सलाहियत और तजर्बात का तस्करा जलते तवे पर बैठकर फाखुर से कर रही थी। किसी की नाम नेहाद हमदर्दी के नाम पर सिले जख्मों को उधेड़ते बोल और तहरुम भरी निगाहें तो वैसे ही हमेशा से इसे सुइयां चबोती थीं। दूसरा, इस शख्स की बनावटी हमदर्दी की भीख तो किसी कीमत पर इसे गवारा नहीं थी। ना मैं तुमसे कराटे में ब्लैक बेल्ट एज आ प्रूफ तलब कर रहा हूँ, ना रेस में गोल्ड मेडल का मुतकाजी हूँ। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तुम्हारे अंदर ग्लूकोज से आई है। सो टेक गुड रेस्ट एंड गेट वेल सून। आराम से लेट जाओ। आजाद ने सुलह जो अंदाज में कहते हुए वापस इसका कंधा थामकर इसे लेटाना चाहा। तुम पीछे। उफ। इसे धक्का देने के चक्कर में वो झटके से खड़ी हुई। यका यका या घुटने को झटका और तलवों पर दबाव पड़ने की वजह से दर्द न सिर्फ इसकी दर्द भरी कराह निकली, बल्कि दर्द की शिद्दत से चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया। डैम इट स्टूपिड स्पाई। आजाद ने समाकत पर भड़क कर फिल्फ और हरकत में आए से अपने मजबूत बाजुओं में उठाया, क्योंकि जनाब बजाय बेड पर बैठने के हनूज लब भींचे खड़ी सुर्ख चेहरे के साथ दर्द की शिद्दत का ग्राफ मालूम करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा नाम दबंग जासूस किस पागल ने रखा है? असल तो तुम्हारा नाम जिद्दी बददिमाग खुदसर अजियत पसंद साइकी जासूस रखना चाहिए। इसके तलवे की पट्टी को ऑन की आन में खून से रखता देख आजाद का गुस्सा सातवां आसमान को छू रहा था। अनायना अपना दर्द भुलाए हक तक इसके बिगड़े आजिबे नकूश और दहाड़ में पिन्हा फिक्र देख रही थी। अब इंसान की तरह यहाँ बैठो, खबरदार जो हरकत की तो। निहायत उजलत में भी बहुत एहतियात से इसने बेड पर बिठाया था उसे। ना कर शम्मा जलाने की कोशिश। मेरी नगरी में अब्बास, जले हुए घरों को रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। खुद झुककर साइड ड्रॉअर से फर्स्ट एड निकालने लगा। फर्स्ट एड निकालकर जैसे ही इसने इसकी खून से रंगी पट्टी को छूना चाहा, अनाया ने बेसाख्ता अपना पैर खींच लिया। क्या है? आजाद की पेशानी की सलवटों में इजाफा हुआ। कल जब मैंने जिंदगी में पहली बार अपना आपा खोया, तुम वहां मौजूद थे ना मेरी बिखरी जात का तमाशा देखने के लिए। उसने शिद्दत तकलीफ से सुर्ख पड़ी आंखों में अपने लिए तमस्कुर संबोए आजाद को देखा। शायद तुम्हारी अकल तलवों में थी जो कल खून के साथ बह गई, इसलिए बहकी बहकी बातें करी हो। अब कुछ देर के लिए अपने 2.5 गज की जुबान बंद रखो। आजाद ने झिड़कने के अंदाज में ताड़ते हुए इसकी बोलती बंद की। अनायना हवनक पन से इसे तेजी से अनाड़ेपन का आला नमूना पेश करता देख उल्टी सीधी पट्टी करता देख रही थी, जो शायद डॉक्टर की नकल उतारने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। इसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए दवाई तो खैर से सही लगाई थी जख्म पर, लेकिन पट्टी ज़रूरत से ज़्यादा फोल्ड कर गया था। कई बार जख्म साफ करते करते रुई अलग करते और जख्म पर मरहम रखते रखते इसके अनाबी शगरफी लबों पर से सिसकी भी बरामद हुई थी। अब तो दर्द सहने की इतनी आदत हो गई है कि जब दर्द नहीं मिलता तो दर्द होता है।
लेकिन मजाल है इस लड़की ने एक बार भी आ या आह किया हो। वो इस इत्मीनान से बैठी थी गोया ये इसका रोज का मामूल हो। खैर रोज का मामूल ही तो था। इसके आए दिन की मार कुटाई की आदत ने जख्मों से दोस्ती करवा दी थी। अब तुम रेस्ट करो, कुछ दिन मार धाड़ नहीं करोगे तो तुम्हारा कारोबार ठप नहीं हो जाएगा। तसल्ली रखो, क्योंकि तुम दुनिया की सिंगल पीस हो। कोई तुम्हारी सीट और तुम्हारी सीट रिजर्व है, ओनली फॉर यू। फर्स्ट एड किट बंद करके साइड ड्रॉर में रखते हुए आजाद ने तसल्ली करवाई थी। तरस खा रहे हो मुझ पर? वो सुर्ख आंखों में कांच से चुभन लिए गुर्राई। इससे ज्यादा अच्छे लफ्जों की मैं तुमसे उम्मीद कर भी नहीं सकता। ड्रॉर बंद करते पलटते हुए आजाद ने तासुब से जख्मी दबंग जासूस को देखा, जो बजाय शुक्रिया थैंक यू जैसे लफ्ज फूटने के हस्बे आदत आग उगल रही थी। मोहतरमा बीमार होकर भी 10 सेहतमंद पर भारी थी। अनायना इसके अंदाज पर हंकारा भरती जहर खंदा मुस्कुराई, जैसे कह रही हो मेरी बला से तुम जो भी उम्मीद रखो मुझे क्या। ना तुम लंगड़ी लूली हो और ना ही खुदा न खास्ता अंधी गूंगी जिस पर मैं सो कॉल्ड तरस खाऊं। इट्स डील, जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है इतनी तुम्हें मेरी है, हिसाब बराबर। स्पार्ट से अंदाज में अपना मुद्दा बयान करके वो हाथ झाड़ता एक कदम का फासला बांट कर जरा सा इस बदगुमान लड़की की तरफ झुका। यूं भी आजाद वड़ाइच नाम है मेरा। हिसाब किताब के मामले में बड़ा असूल पसंद हूँ। पाई पाई नहीं छोड़ता, बालिश हड़पता नहीं। मतलब ना एक पैसा कम ना एक रुपया ज्यादा। वो साफ गोई से अपनी आदत से पर्दा जात का तजिया कर रहा था, जिसकी सदाकत इसकी सुनहरी आंखों में दर्द थी। अनायना ने बस एक पल के लिए इसकी पर दर पर राजों को दफन किए सुनहरी आंखों में देखती तमस्कर से देखा और मुस्कुराई। फाइनली वड़ाइच साहब, आपने अनजाने में ही से ही अपना मकसद आश्कार कर दिया। वो पीछे बैठ ग्राउंड से टेक लगाते तमतराक से बोली। आजाद इस जासूसी सलाहियत का कायल हो गया था। किस तरह 1 मिनट में इसने कड़ी से कड़ी जोड़कर असल बात पकड़ ली थी। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो हम दोनों जानते हैं कि अनायना जासूस को मोहब्बत के आसमान में इश्क की मुंहजोर हवाओं के संग ऊंची उड़ान की ख्वाब बेकरार पतंग नहीं है, और ना वड़ाइच खानदान की पूरी विरासत के इकलौते वारिस जनाब आजाद वड़ाइच, यानी आपको कोई इश्क में सुदबुद खोए हुए रांझा हैं, जो हाथ में इश्क मोहब्बत का तीर मांझा, दिल मोहब्बत का समंदर और आंखों में तकमीले इश्क का जुनून लिए फातिह आलम के चक्कर में निकाह के दाव पेश लड़ाएंगे। वो कटेले अंदाज और जहर खंदा मुस्कुराहट के साथ आजाद के स्पॉट चेहरे पर नजर गाड़े मजे से गोया हुई। मैंने तुम्हें ऐसी कोई खुशफहमी में मुब्तला भी नहीं किया। आजाद ने लापरवाही से कंधे अचकाए। आप चाहें भी तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि साहब आपकी मेहरबानी से ख्वाब शराब की दुनिया में कदम रखने से पहले ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन और आसमान छिन गया था, और जब चलने को ज़मीन अब्रे रहमत की उम्मीद लगाने के लिए आसमान ना रहे ना, इंसान कुछ फहमियाँ नहीं पालता। वो तल्खी से बोली। आजाद ने बरजस्ता तंज पर इसके तल्ख लफ्जों में पिन अजियत को महसूस करते हुए कुर्ब से इसका जर्द चेहरा और तने नकूश को देखा। तुम्हारी जहानत तो मुझे शुबा नहीं, बस जुबान दराजी पर इतराज है। खैर न्यूक्लियर बम का फार्मूला तलाश कर लिया जासूस साहिबा आपने, इसी खुशी में आराम कर लें। हाथ पर खून के धब्बे देकर आजाद ने हल्के फुल्के अंदाज में तंज करते हुए माहौल के तनाव को कम करना चाहा। खुशी का तो मालूम नहीं, खुलासा ये है कि आधा सच तुम्हारे पास है और फुल प्रूफ आधा सच मेरे पास। और वो मुहावरा तुमने सुन ही रखा होगा, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। अभी तो मैं आराम कर रही हूँ, लेकिन पक्के आधा सच पर जरूर बात करेंगे। वो आजाद को खुलासा सुनाकर इत्मीनान से आंखें मूंद गई। तुमने माजी के जिस बोसीदा किताब के अवराक उलटने के लिए ड्रामा रचा है, जिसके लिए तगोदो में मुझ पर इसके दर मेहरबान हो रहे हो, मैं खूब समझती हूँ। आखिर तुम्हें भी तो ज़रूरत है इस बोसीदा किताब के कवर और अवराक में छुपे राज को जानने के लिए और इस्तेमाल करने की, लेकिन इतनी आसानी से वो राज आपके हाथ हरगिज़ नहीं आएंगे वड़ाइच साहब। आंखें मूंदे हुए दिल में वो जिससे मुखातिब थी, इसकी नज़रों की तपिश वो अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर रही थी। अजियतियों के तमाम नश्तर मेरी रगों में उतार कर वो बड़ी मोहब्बत से पूछता है, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? आज की तारीख में कोई एक चीज़ रानी साहिबा की पसंद के मैार पर खड़ा उतर जाएगी और इस हकीर चीज़ पर आपकी नज़रें इंतखाब ठहर जाए तो मैं इसे मौजज़ा कहूँगा। रिस्ट वॉच में 5 बजे का वक्त देखकर जुल्लुरैन के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा था कम अज़ कम यहाँ अपने और अपने घर वालों से कोसों दूर इस लड़की पर गुस्सा ना करे, लेकिन मोहतरमा इसे मजबूर कर रही थी। 1.5 घंटे में 20 दुकान खंगाल चुके थे, लेकिन मजाल है जो जनाबा की निगाह इंतखाब को एक भी चीज़ भाई हो। मैं देख तो रही हूँ। याकूत रूहानसी हुई। जब एक बबर शेर बिल्कुल आनी दीवार की तरह एक मासूम हिरनी को अपने असार में लेकर खड़ा रहेगा, फिर खौफजदा हिरनी की शॉपिंग सेंस तो क्या सांस ही चली जाएगी।
सिर्फ देखना नहीं है, खरीदना है, क्योंकि हम यहाँ हाई फाई फंक्शन में शो ऑफ करने के लिए पहने जाने वाले मलबूसात की खरीदारी करने नहीं, बल्कि मौसम के शिद्दत पसंद तेवर से लड़ने के लिए गर्म कपड़े खरीदने आए हैं। मोहतरमा का मासूमाना इरशाद समात फरमाकर मुसव्विर साहब का तो मीटर ही ठीक ठाक घूम गया था, लेकिन दुकानदार के ख्याल से दबी आवाज़ में दांत पीस कर झाड़ पिलाई। सात स्पॉट नजरें इर्द गिर्द भी दौड़ाईं, जहां बाजार तकरीबन खाली हो चुका था। तकरीबन हर दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही थे। ढलते शाम के साथ सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा था, तभी जल्दी बाजार वीरान हो जाया करते थे। और वो नहीं चाहता था कि लड़की इस सर्दी की ताप ना लाकर सबके हाथों इसे गैर जिम्मेदार का एजाज़ी खिताब बमा सनद दिलाए। मुझे अकेले शॉपिंग करने की आदत नहीं है। याकूत इतनी बड़ी प्यार भरी डांट पर मिनमिनाई। अकेले? लाइक सीरियसली? जुल्लू ने चुंबे से अपने लॉन्ग कोट में छुपी बच्ची की तरह ढकी छुपी लड़की के मनमोहने चेहरे को देखा। आपके ख्याल में मैं मार्च पर शाम की चाय एंजॉय कर रहा हूँ, जो यहाँ आप अकेली हैं? 1.5 घंटे की ख्वारी के बाद मोहतरमा का अकेले वाला लफ्ज़ जुल्लू रैन को सही सुलगा गया था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं हमेशा आनी और आरज़ू के साथ शॉपिंग पर जाने की आदी हूँ। सो याकूत ने शर्मिंदा अंदाज में वजाहत पेश की। यूं भी ये तंज में डॉक्टरेट की आला तालीम डिग्री ले चुका शख्स हमा वक्त इसे शर्मिंदा करने की कोशिश में रहता था और खुशकिस्मती से कामयाब भी ठहरता था। जुल्लू नैन ने हंकार भरकर एक नज़र इसी रूहानी चेहरे पर डाली और नंबर डायल करने लगा। आरज़ू बच्चे, अपनी अपिया से बात करें। खुशकिस्मती से नेटवर्क ने टांग नहीं अड़ाई तो जुल्लू नैन ने इस सलाम दुआ की जहमत उठाए बगैर फ़ोन याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा कि मान पुरशौक और पुरजोश आवाज़ समाज से टकराई। माय ब्यूटीफुल कज़न, तुम्हें तो कुछ भी सूट करेगा, बल्कि तुम जिस चीज़ को शर्फ इंतखाब बख्श दो वो अमर हो जाएगी। अजनबी के बेतकल्लुफ़ अंदाज पर याकूत ने सहम कर आवाज़ के सिमत के बजाय जुल्लू रैन की जानिब देखा, जिसकी आंखों में खून उतर रहा था, जिसमें शनासाई की रमक साफ नजर आ रही थी। इसका नन्हा दिल कुछ और सहम गया। अरे यार, तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा फर्स्ट कज़न हूँ। याकूत को सहमत एक ज़्यादा लगावट से बोला। जुल्लू रैन ने फिलफौर हाथ बढ़ाकर याकूत को अपने बाजू के हिसार में लिया। अपने रिश्तेदारियों का फहरिस्तनामा बनाकर आप गले बांधकर पूरी दुनिया घूमें, लेकिन यहाँ इत्तेनाब व एहतियात लाजिम व मलजूम है, क्योंकि लिहाज मुरव्वत को कुछ लोगों के मामले में मैं जहमत भी नहीं देता, और भरे बाजार में आपका मुंह तोड़ना मुझे सूट नहीं करेगा। जुल्लू रैन याकूत के ख्याल से दांत पर दांत जमाकर बड़ी जब्त से बोला। इस शख्स का टाकरा सुबह मीटिंग के बाद ही हो चुका था, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि ना याकूत अपने नामनिहाद खानदान के अफराद से वाकिफ थी, ना इतने सालों की बेखबरी के बाद से इन मतलब परस्त लोगों से ताल्लुकात की बहाली की तवक्का थी। लेकिन यूं ज़्यादा बड़ाइश का याकूत के सामने धड़ल्ले से आकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ मुखातिब करना इसके खून में शरारे भर गया था। अरे, आप तो संगीत धमकियों पर उतारा है मुसव्विर साहब। मैं तो अपनी दिली खुशी का इजहार पुरमसरत अंदाज में कर रहा था। आखिर बरसों बाद आप लोगों ने ही हमारी चिड़िया को अपने सोने के पिंजरे से बाहर निकाला, वरना। वो याकूत पर नजरें गाड़े मक्कारी से दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर खबासत से मुस्कुराया। आपके मुसरत को मातम में बदलना मुझे खूब आता है। अगर मैं हालात का तकाजा निभा रहा हूँ तो आपको समझना चाहिए और यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए। ज़ियाद की बकवास पर याकूत को लरसता देख जुल्लू रैन मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता भींची भींची आवाज़ में बोला। खोना शाम नज़रों में जो वार्निंग थी बजाय खौफजदा करने के ज़ियाद को मज़ा दे रही थी। इस वादी में चंद सुकून के दिन एंजॉय करने के लिए आने से पहले मैंने कतई नहीं सोचा था कोई बरसों का बिछड़ा यूं मिलेगा कि सुकून गारत हो जाएगा। और ज़ियाद वड़ाइच। जुल्लू ने सारी मुसलियत बुलाए ताक रखकर इस पर दहाड़ते हुए न सिर्फ झपटा था, बल्कि बाहरी मुक्के से इसका जबड़ा भी हिला गया था। जुल्लू रैन के रद्दे अमल पर याकूत की खौफ से चीख निकली थी, जबकि वो एक के बाद दीगर मुक्के इस पर जड़ता कॉलर से झंझोड़ रहा था, लेकिन ज़ियाद बचाव की कोशिश कतई नहीं कर रहा था। बस खून रस्ते होंठों पर तमस्कर भरी मुस्कुराहट सजाए इस भपरे शेर की गुस्से की आग में घी डाल रहा था। अपनी जुबान को काबू रखो, वरना ज़मीन के ऊपर नजर नहीं आओगे। वो इसे कॉलर से जोड़कर जख्मी शेर की तरह गुर्राया। भाई, खफा क्यों हो रहे हैं? इस पर पहला हक तो मेरा है। ये मेरी मंगेतर बनते बनते तुम्हारी बीवी बन गई। वो इर्द गिर्द लोगों पर नजर डालकर इसी इत्मीनान भरे सुलगाते अंदाज में बोला। तुम प्लीज चले यहाँ से। जुल्लू ने वापस हमला आवर होने को था कि याकूत इसी के बाजू से लिपटकर जोरों शोर से रोना शुरू कर चुकी थी। ये जंग तो इसकी समझ में आई नहीं थी, लेकिन जुल्लू रैन का सख्त रद्द अमल और इर्द गिर्द जमा हो रही भीड़ इसके नन्हे दिल की धड़कन रोक रही थी।
मर्द हो तो मर्दों की तरह जिसका हिसाब है उसे विवाह करने की जुर्रत रखो। किसी और का खाता मुझसे या मेरे जुड़े किसी और वजूद से चुकाने की कोशिश की तो खड़े रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इसे तो मेरी वार्निंग ही समझना। वो याकूत के गिर्द हंसार तंग करता लहजे में सैकड़ों अजनों की जहरीली भनकाली से वार्न करता सफेद पट्टी याकूत को लेकर वहां से निकल गया। बचपन से जान है ना इस बुलबुल में तुम दोनों की, लेकिन कब तक इसे पिंजरे में रखोगे? कभी तो ये बाहर आएगी या लाई जाएगी, तब मैं बताऊंगा तुम दोनों को जियाद वड़ाइच नाम किस हरामखोर का है। मेरा जो तूने खून बहाया है ना, और जो खून उस गाली ने जलाया रायगा नहीं जाएगा। जियाद उल्टे हाथ से खून साफ करते इसकी पश्त पर नजर गाड़े बड़बड़ाया। आजाद के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद इसके खोलते जहन को ठंडा करने के लिए जमाल वड़ाई और जलीमा बेगम की धमकी और मिन्नतों के बाद वो यहाँ आया था, लेकिन इसे उम्मीद नहीं थी यहाँ इसकी आमद इस कदर सूदमंद साबित होगी। दिलदारू, खुदा का वास्ता है, अपने सोने के मुंह से दो सुनहरी हर्फ फूट कर अगर मेरी ज़मीन को सलामी पेश करती इज्जत में सितारे टांग दोगी तो तुम्हारी जुबान नहीं घिस जाएगी। आरज़ू चुपकर रोज़ा रखे दिलदारू से आखिर से छोड़कर मिन्नतों पर उतर आई थी। देखो दिलदारू, मैं जानती हूँ तुम कोई आम तोती नहीं, ट्रेन बोलने वाली तोती हो। यारू जैसी मशीन गन फसादी ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत इंसानी जुबान तो तुम्हें भी आती है। फिर क्यों तुम मेरी इज्जत का जनाजा धूमधाम से निकालने में कोशा हो? किस जाम से तुम्हारी जुबान खुलवाने का चैलेंज लिया था मैंने, लेकिन तुम। आरजू ने रूहानी अंदाज में कहते हुए खुशामदी नजरों से सोफे की हत्ती पर विराजमान दिलदारू साहिबा को देखा, जो अपने गलाफी आंखों में अजली बेपरवाही समोए अपने लिए हल्कान लड़की को देख रही थी। यार, इन दो टिच बटन जैसी आंखों की जगह अगर जुबान को जहमत दे दोगी तो कौन से हुस्न आतिश में कमी आ जाएगी। इस यारू कबाड़ू को देखा है कितना बोलता है, हाथ जोड़कर चुप कराओ तब भी बाज नहीं आता। और एक तुम हो के। जवाबन दिलदारू को टुकर टुकर खुद को निहारता देख आरजू को पतंगे लग गए। सदमा तो खैर किसी और को भी लगा था, क्योंकि दिलदारू साहिबा दो दो हाथ कर रही आरजू साहिबा के साथ इसी हॉल कमरे के दूसरे सोफे पर विराजमान फुटबॉल मैच एंजॉय कर रहे अफनान और सोफे के बैक पर तशरीफ फरमा यारू को बिल्कुल खामोश कर गई थी। खैर, मैच तो खालिसन अफनान एंजॉय कर रहा था। यारू साहब तो मोहब्बत भरी नजरों से अपनी वक्री नखरीली महबूबा को ताड़ रहे थे, बल्कि आंखें ठंडी कर रहे थे। अफी! यारू ने अफनान के कंधे पर तूछ मारकर मजलूम अंदाज में अपनी बेइज्जती की तरफ तवज्जो दिलाई। ये कबाड़ू तुमने किसे कहा? जीजू की सिस? अफनान ने फौरन यारू की उतरी शक्ल देखकर आंखें निकाली। तुम्हारे इस नकम्मे ने कारा एंड नाकाम आशिक एडिशनल क्वालिटी चापलूसी चुगलखोर दोस्त को भाभी के ब्रो। वो भी आंखें नचाकर दूबदू बोली। दिलदारू के चुप के रोजे का गुस्सा तो था ही, अफनान ने भी भीड़ों के छत्ते को छेड़ दिया। आखिर ऐसा है क्या तुम्हारी इस नखरीली तोती में, जो तुम्हारे मिजाज और इन जनाबा के भाव ही नीचे नहीं आ रहे? अफनान को अपने यार की इस कदर शानदार बेइज्जती पर बुरी तरह तपा गई थी। तभी लिहाजे वो रवत को बलाए ताक रखकर दोनों हाथ कमर पर जमाता दो दो हाथ करने का कसरत के मुकाबले पर आया। हुस्न है, नज़ाकत है, नखरे हैं, वखरा स्वैग है, और भाई क्या क्या है ये तो तुम्हारे दोस्त की नदीदी नज़रों में देख लो। आखिर हमारी कुड़ी ने करीबन 1 साल से दाना नहीं डाला, लेकिन फिर भी मोहतरम शम्मा बिन परवाह की तरह इनके इर्द गिर्द चक्कर काटते पाए जाते हैं तरसे हुए आशिक। आरज़ू दिलदारों की पश्त तफाकुर से सहलाती इठलाई। ये मुंह और मसूर की दार। तंजिया हनकारा भरकर गोया अफनान ने नाक से मक्खी उड़ाई। इसके अंदाज में आरज़ू की तेवरी पर बल नमूदार हुए। रही सही कसर अफनान ने गर्दन को कुछ और अकड़ाकर एड़ियों के बल ऊंचा होकर खुद को खूनखोर नजरों से घूर रही आरज़ू पर डालते हुए पूरी कर दी थी। एक तो तुम बाद में जो इजराफे की तरह अपनी गर्दन में डांट डाल लेते हो ना, यकीन करो इंतहाई जहर लगते हो। आरज़ू ने हमेशा की तरह कलस कर इसकी ऊंची हाइट का निशाना लिया। सेम पिंच। तुम भी जब लोमड़ी की तरह चालाकी से बात को अपने हिसाब से घुमा देती हो ना, यकीन करो आखिर जहर से भी बुरी लगती हो। अफनान ने भी ईंट का जवाब पत्थर में लपेट कर मारा। तो तुमने मुझे लोमड़ी कहा? आरज़ू की आंखें उबल कर बाहर आईं। तुमने भी तो मुझे जिराफ कहा। अफनान ने भी पकड़ की। तो तुम्हारी हाइट वैसे ही जिराफ जैसी है, ऊंची। वो मुंह को ऊपर उठाकर ऊंची का इशारा करते नाक चढ़ा गई। तुम भी कौन सा चलाक लोमड़ी से कम हो, बल्कि इनकी उस्ताद हो। अफनान ने भी हिसाब नहीं रखा था। तो तुम ना अपने सस्ते दोस्त आशिक दोस्त को ले जाओ, इसकी नजर ना लग जाए मेरी दिलदारू को। आरज़ू को जवाब समझ नहीं आया तो यारू को घसीट लिया। तुम नहीं समझोगी जीजू की बहन, कुछ कुछ होता है। क्यों यारू?
अफनान ने दिलदारू की नज़रों का सदका उतारा, यारू की पश्त फैलाते हुए यारू की दिल की आवाज़ को अपनी ज़ुबान दी, क्योंकि महबूबा को मुकाबिल देख यारू साहब हस्बे साबिक ज़ुबान शायद फ्रिज में रखकर भूल आए थे। हमें समझना भी नहीं है भाभी के भाई, ये कुछ कुछ क्या होता है। क्यों दिलदारू? आरज़ू भी मुकम्मल दिलदारू के फेवर में आई, जिस पर दिलदारू साहिबा ना अदाए दिल बराया से गर्दन हिला गई। ये जुल्म है, तुम लड़कियां खुदा की अता करदा हुस्न का कुछ ज़्यादा ही नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। यारों की उतरी शक्ल देख अफनान ने जज्बा हमदर्दी से मगलूब होकर शिकायती अंदाज में एहतजाज बुलंद किया। भाई जाहिर है खुदा ने अता किया, ना कदरी क्यों करें। आरजू भरपूर दिलदारू की साइड लेती इतराई, किस्मत से अभी बॉल इनकी कोर्ट में जो था। अफी! यारों ने दुखी नज़रों से अपने हमदर्द गमगुसार पक्के सच्चे यार को देखा। दिल पर ना लो मेरे यार, हम भाव देते हैं इसीलिए इनके पर निकल रहे हैं। हम घास ना डालें तो कोई पूछे भी ना इन्हें। चलो यहाँ से, इतनी इज्जत अफजाई आज के लिए काफ़ी है। अफनान ने अकड़ी गर्दन से एक नज़र इन दो मगरूर जमा जालिम हसीनाओं पर डाली और यारू को कलाई पर बैठने का इशारा करते हुए वापसी के लिए मुड़ा। गर्दन बेशक अकड़ी हुई थी, लेकिन दिल इन दोनों फितना टीम को कोस रहा था, जिन्होंने मुफ्त में इसकर इसके पार्टनर की सुथरी कर दी थी। हाँ हाँ, जाओ भाई बाहर जाकर किसी बकरी, गाय या फिर भैंस को घास डालो, क्योंकि हमारी दिलदारू की जूती को भी तुम्हारे यार में इंटरेस्ट नहीं। आरज़ू दिलदारू की सूरख चोंच को नज़ाकत से छूती हुई नखुवत से नाक चढ़ाकर बोली, लहजे में फ़ख्र और गरूर यूं हल्कोले ले रहा था जैसे खुदा ना खास्ता दिलदारू साहिबा ताज़ा तरीन मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करा के आई हूँ। अफी! यारू इस खुलेआम बेइज्जती पर तड़प उठा। आजू मी चले। आखिर दिलदारू साहिबा के मुंह में भी शहद सी मीठी जुबान ही आ गई थी। पूरे 1 साल की मुस्तकिल खामोशी के बाद दिलदारू बीबी ने अपने मुंह के जाले हटाकर गिनती के 3 लफ्जों से सबके समात में रस घोल दिया था। दिलदारू? अफनान और आरजू ने खुशगवार हैरत से, जबकि यारू ने सदमे से इस क्यूट सी तोती को देखा। जालिम महबूबा ने मुंह खोला भी तो रस्म जुदाई निभाने के लिए। ओ मेरी जान, मेरी शान, मेरी मान, मेरी दिलदारू, तुमने आखिरकार अपनी तवील तरीन रोज़ा का अवतार कर ही लिया। मेरी मेहनत रंग ले आई। शिद्दत जज्बात दिलदारू को हाथों में जकड़े हुए आरजू का बस नहीं चल रहा था कि वो दिलदारू को खा जाए। गालबन आप लोग यहाँ से कूच कर रहे थे ना? दिलदारू की पपियाँ जप्पियाँ सदके बुलाएं लेने के बाद आरजू इन दोनों की तरफ मुड़ी। अभी हम जा ही रहे हैं, अफनान ने गड़बड़ाकर कहा। इस लड़की को इतनी सी बात पर इतना उछलता कूदता खिलखिलाता देख वो बेवजह ही थम गया था। तो जाओ ना, हमारी दिलदारू की सुरीली आवाज़ नज़र लगा कर जाओगे क्या? आरजू साहिबा के तो मजाज ही फलक बोस हो गए थे। आप ही समाज फरमाएं अपनी शरिया घोषाल की आवाज़, हमें भी कोई शौक नहीं है इनकी सुरीली आवाज़ की सुरताल से फैज़याब होने का। अफनान ने टुकर टुकर दिलदारू को घूर रहे यारू को दोनों हाथों में जकड़ कर लठमार अंदाज में बोला, अरे जाओ जाओ, नकद बड़े शौक से उधार, गले चौक से। आरजू ने भी अपने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया था। मजबूरन अफनान को जबरदस्ती यारू दी फिदा आशिक को अपने साथ गैरत और इज्जत के नाम पर ले जाना पड़ा। दिसंबर की रात, पूरा चांद, खुशबू बिखेरती रात की रानी, आसमान से गिरी ओस, कमरे की खुली खिड़की और तेरी याद। रात के 2:05। इसने गहरी सांस अंदर खींचकर लैपटॉप स्क्रीन के बाद वापस अपने पहलू की खाली जगह पर नजर डाली जो बेशकन थी। इसी अनजानी सी बेचैनी और बेजारी से नजरें फेरते हुए वापस लैपटॉप स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा होना चाहा, लेकिन नाकाम रही। एक ऑफिस से वापसी के बाद फौरन चेंज कर ये शख्स घर से ऐसे गायब हुआ तब 7-8 घंटे होने को आ रहे थे। कोई अता पता नहीं था। डिनर टेबल पर भी इसकी गैर मौजूदगी का किसी ने खास नोटिस नहीं लिया था। बस एक बार राहत साहब ने पूछा और गैर मौजूदगी का सुनकर नॉर्मल हो गए। शायद मोहतरम ताबिश वसी राहत साहब का ये मामूल था, इसलिए सब मुतमिन थे। लेकिन इसकी गैर मौजूदगी अनाया को क्यों महसूस हो रही थी, वो समझने से कासिर थी। बामुश्किल 11 बजे तक काम खत्म करके सो जाने वाला अनाया इब्राहिम द पंचुअल बिजनेस वूमेन को 2 बजे बस बेड की दूसरी साइड खाली साइड ने जगा रखा था, जो वो कबूल नहीं कर रही थी। लेकिन दिल की एक एक धड़कन चीख चीख कर एतराफ़ कर रही थी कि वो इस खलंडर शख्स की फ़िक्र भी करती है और इस शख्स की गैर मौजूदगी से बेचैन और मुस्तरब भी कर रही है, और यही इसकी झुंझलाहट की वजह बन रही थी। कई बार ख्याल आया फ़ोन कर ले, लेकिन फिर लेडी बॉस की लंबी नाक बीच में आ गई। इसे क्या, मोहतरम कहीं भी जाएं, बस बहुत हो गया। गैर जिम्मेदारी, लापरवाही इस बंदे की स्पेशल एंड बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मानती हूँ। तो मुझे कम से कम गुस्से में नहीं आना चाहिए। हैरान तो खैर होना ही नहीं चाहिए। यस, आई एम राइट।
एक गुस्से भरी नज़र ताबिश की खाली जगह पर डालकर खुद को बावर कराते हुए गुस्से को कंट्रोल करती और लैपटॉप साइड पर पटकने के अंदाज में रखकर अपनी जगह लेट गई। एक फ़ोन करके मालूम कर लूँ, टाइम बहुत हो गया है। दिल के किसी कोने से इस बेपरवाह खलंडर शख्स की फिक्र ने सर बुलंद किया। कतई नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान को खुद अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। रात के 2-2 3-3 बजे तक सड़कों की खाक छानता है। दूसरे ही पल दिमाग ने दिल को झिड़क डाला था। वो दिमाग की तदबीर पर खुद को मुतमिन करती आंखें मीचकर सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आज नींद की देवी भी ताबिश की हिमायती बनी इस पर मेहरबान होने का नाम नहीं ले रही थी। उफ, मैं ही पागल हूँ। करवट पर करवट बदलती वो अपनी कैफियत से झुंझला कर उठ बैठी थी। फ़ोन ही कर लेती हूँ। एक फैसले पर पहुंचकर इससे साइड टेबल से फ़ोन उठाया। फ़ोन अनलॉक करके केवल इसे वो कॉल मिलाती सीढ़ियों पर आहट महसूस हुई और वो झट फ़ोन को सराहने रखकर कंफर्टर सर पर तान गई। चंद मिनट में क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और भारी कदमों की आहट रूम की फिजा में कम से कम इसकी धड़क धड़क कर पागल हो रहे दिल में ज़्यादा सुनाई देने लगी। इसे ज़ोर से आंखें मींच ली, कहीं इसकी धड़कन वो ना सुन ले, क्योंकि लम्हा भर ताबिश के कदमों की चाप करीब आती जा रही थी और करीब से करीब तर होती है कदमों की चाप यानी इसके साइड पर आकर थम गई थी। अनाया ने धड़कन तो क्या, सांस तक रोक ली थी। शुक्र बीवी सो रही है, वरना फजूल में परेशान हो जाती। साइड ड्रॉअर से फर्स्ट एड किट निकालकर ताबिश ने कंफर्टर में मुकम्मल छुपे वजूद पर तसल्ली बख्श नजर डाली। एक तो फजूल में ही खून निकल रहा है, जैसे चोट नहीं लगी, गोली छेद करके निकल गई हो। सोफे पर बैठते हुए दरवाजे से बेड और बेड से सोफे तक खून के कतरे देख ताबिश ने झुंझलाकर बेध्यानी में बुलंद खुद कलामी की। खून? खून के नाम पर अनाया अपने सोने की अदाकारी भुलाई न सिर्फ कंफर्टर हटाकर बाहर आई बल्कि अपनी जगह छोड़कर अचानक इस चीख पर भुंचकाए ताबिश के सर पर पहुंचकर वहशत ज़्यादा नजरों से इसके जख्मी पैर को देखने लगी, जिससे निकलता खून पैंट और शूज के साथ अब कालीन को रंग रहा था। ताबिश, ऐसे देख के रहे हैं, बताएं तो क्या हुआ है, इतना खून कैसे निकल रहा है? ओ माय गॉड ताबिश, फॉर गॉड से कुछ बोलें। वहशत ज़दा से इसके कदमों में बैठी आन की आन में आंखों में सिमट आए नमकीन समंदर में बेफिक्र और परेशानी से मोए बेरबत सा बोलते हुए इसने सर उठाकर भीगे लहजे में पूछा। याकूती होंठ इसके जख्मी पैर को देखकर सिसक रहे थे, जबकि वो हक्का बक्का अचानक रफ्तारी से नमूदार हुई इफ्तदात पर बेयकीनी से अपने कदमों में दुपट्टे से बेनियाज कमर से नीचे आधे बालों के हाले में बदहवास चेहरा लिए सवाल पर सवाल दाग रही लेडी बॉस को देख रहा था, जिनकी सारी तेज तरारी हिम्मत और जलाल इस वक्त बदहवासी में गुम हो गई थी। ताबिश, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ से लगा कर आए हैं इतनी चोट? आप ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक, मैं अंकल आंटी को बुलवाती हूँ। इसे बजाय लब कुशाई करने के यकता खुद को निहारता देख अनाया झल्ला कर खड़ी हुई थी। कहाँ जा रही है बीवी? क्यों जूते पड़वाने आधी रात को अपने मासूम शौहर को? ताबिश ने फौरन होश में आकर तेजी से इसका बाजू जकड़ा। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। अनाया गुस्से से तेज आवाज में तकरीबन चीखी। लापरवाही शख्स पर खत्म थी। अफसोस सद अफसोस बीवी, लोग जख्मी इंसान को तिब्बी इमदाद देते हैं, तीमेदारी करते हैं, अपनी मसीहाई से दिल जोई करते हैं, और एक आप हैं कि अपने मासूम शौहर को जूते पड़वाने के लिए कोशा हैं। अफसोस सद अफसोस। ताबिश इसके बाजू जकड़े गहरी नज़रों से इसका मुतवर्रम चेहरा और अपनी फिक्र में भीग रहे कुछ और सुर्ख होती कातिल आंखें और हशर समानिया सरापा देख रहा था, जो मोहतरमा इसकी फिक्र में बिल्कुल ही फरामोश कर गई थी। ताबिश, मैं मजाक के मूड में कतई नहीं हूँ। वो इसकी नज़रों से यकसर बेपरवाह खलंडर शख्स की फिक्र में अखीर परेशान थी। तो मैं कहाँ आपको लतीफ़े सुना रहा हूँ यार। वो दर्द तकलीफ को भाड़ में झोंक कर आंखों में मखसूस चमक लिए शोखा हुआ। हमा वक्त अपनी लेडी बॉस वाले स्टाइल में खुद को लड़ताड़ती लेडी बॉस को रिवायती बीवियों की तरह अपने सुहाग की फिक्र में हलकान देख ताबिश का जख्मी दिल पैर से एक टांग पर भंगड़ा डालने को कर रहा था। ताबिश, ये खून है, मजाक नहीं, कभी सीरियस हो जाएं। और एक तो आप मुझे छोड़ें और यहाँ तशरीफ़ रखें। अचानक ही नाया का ध्यान इस तुरम खान के खड़े होकर बातें बिगाड़ने की तरफ गया, तो वो इसके साथ साथ अपनी अक्ल पर भी मातम करना हुई, जो बजाय जख्मी को फर्स्ट एड देने के हवास वाख्ता हो रही थी। यार बीवी, एक तो आप खवातीन का मेरी समझ में नहीं आता। यूं तो झांसी की रानी बनी अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने लगाने घूमती हैं, और जहाँ डिफरेंट सिचुएशन से पाला पड़ जाए तो बस हाथ पैर छोड़कर इमोशंस में सारी सलाहियत को भी यारों मददगार बहा देती हैं। मामूली सी चोट है, शगुफा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगी, डोंट पैनिक। वो इसका बाजू आज़ाद करके शोक शरारत को साइड पर रखकर हल्के फुल्के अंदाज में इसे रिलैक्स करने के लिए बोला, वरना हड्डी पर चोट आई थी और सर्दी की वजह से तकलीफ भी अच्छी खासी हो रही थी। अब आप बातें ही बिगाड़ते रहेंगे, मुझे खिदमत का मौका भी देंगे? वो इसे बेपरवाही से जख्मों को देखता देख रिच होकर बोली। प्यार का तड़का तो लगाने नहीं देंगी, बातें ही बिगाड़ लेता हूँ।
ताबिश मुकाबिल के बिगड़े तेवर देखकर मुंह ही में बड़बड़ाया। कुछ कहा आपने? मुड़ते हुए अनाया ने परेशानी से पूछा। मजाल मेरी। वापस पीछे सोफे पर नशीफ संभालते हुए उसने मुंह बसूरा। वैसे चोट आई कैसे? फर्स्ट एड लेकर कालीन पर बैठते हुए उसने तशवीश से पूछा। बाइक रेसिंग मेरा इश्क है, जुनून है, मोहब्बत है, अकीदत है, इबादत है, और रेस जीतना मेरे लिए बाइस सआदत है। फिर इश्क की राह में ऐसे छोटे मोटे जख्म तो लगते रहते हैं माय डियर लेडी बॉस। ताबी गर्दन अकड़ाकर शायराना अंदाज में बोला। मैंने कुछ गलत कह दिया? इसे चेहरे पर तकलीफ दे आसार सजाए बजाय जख्म का नाकदा नजरों से जायजा लेने के खुद को मलामती नजरों से घूरता देख ताबिश ने दांतों तले लब दबाए। इतना ही अगर आपको अपनी बाइक और सो कॉल्ड बाइक रेसिंग के शौक से इश्क है तो आप इस इश्क में कैस की तरह रेगिस्तान की खाक छान लें, फरहाद की तरह दूध की नहर खोद डालें, या सबसे बेहतर रोमियो की तरह सूली चढ़ जाएं। अभी मेहरबानी होगी अगर आप हिलेंगे नहीं तो। अनाया इसके पैंट का पाइचा ऊपर करती चबाकर बोली। इसे इस वक्त ताबिश पर सख्त ताव आ रहा था। इस शख्स पर गैर जिम्मेदारी खत्म थी, जान से ज्यादा शौक अजीज था। पैर इस बुरी तरह जख्मी था और मोहतरम को बाइक से इजहार इश्क के लाले पड़े हुए थे। बीवी क्या कर रही हैं आप? इसे अपने शूज के तस्मे खोलता देख वो भुचका कर खड़ा होने लगा कि अनाया ने इसके घुटने पर हाथ रखकर दबाव डाला। ताबिश, मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है इस वक्त। अनाया का अंदाज ही ऐसा था कि वो अपना सा मुंह लेकर वापस टिक गया और वो स्पॉट चेहरे के साथ इसके शूज पैर से अलग करके मौजे खोलकर शूज में डालने के बाद रुई से रकम साफ करने लगी। ताबिश पीछे सोफे से पश टिकाए रात के दूसरे पहर में तजल्जुल दिल की धड़कनों में नरम गरम जज्बात से रूह को मसरूर कर देने वाले तिलस्माते सांस के साथ जज्बों के अलाव से रोशन पुरतपिश नजरें अपने जख्मों को लमसे मसीहाई से इनाम का दर्जा दे रही जोजा मोहतरमा को देखने लगा, जो अब भी दुपट्टे से बेनियाज थी। आज पहली बार ताबिश की नज़र इसकी अम्बरी जुल्फों पर पड़ी थी। काली घटा जैसी घनी जुल्फें दोनों जानिब कंधों से सामने आकर बार बार काम में खलल डाल रही थी, जिसे की झुंझुलाई आवाज़ के साथ पीछे करते हुए मुकम्मल खलूस और तवज्जो के साथ इसके जख्म की मरहम पट्टी कर रही थी। घनी झाड़ी पलकें आर्जों पर तकरीबन झुकी हुई थी। खड़ी मखरूर नाक पर गुस्सा नाक की तरह बैठापन काट रहा था। फराग जबी पर नुमाया खफगी के बल थे और याकूती होंठ बुरी तरह दांतों तले कुचल रहे थे। गर्ज गुलाबी नकूश में खफगी ही खफगी थी इसके लिए। ताबिश का बावरा बादल बैक वक्त दिल खुश और उदास हुआ। सुनो, हर कदम पर मुझे तेरी मोहब्बत का एहसास चाहिए। मुझे इतना ही तुम्हारा साथ चाहिए। वक्त भी रो पड़े हमारी जुदाई पर, ये रिश्ता मुझे इतना ख़ास चाहिए। अंकल आंटी को सुबह क्या वजह बताएंगे? फर्स्ट एड किट बंद करके खड़ी हुई अनाया का अंदाज सवालिया कम इस्तेज़ाइया ज़्यादा था। जो वजह हमेशा देता आया हूँ, मतलब कुत्ता बिल्ली ऊँट हाथी, मतलब कोई भी मासूम जानवर राह में आ गया, इसकी ज़िंदगी की सलामती के लिए इनके बहादुर जहाँबाज बेटे ने अपनी जान रिस्क में डाल दी। सिंपल। वो बतीसी की नुमाइश करता फ़ख्र से बोला। यकीन कर लेते हैं अंकल हमेशा। कलाई के ऊपर आसीन पर खून के धब्बे देकर अनाया ने तासुफ का इजहार किया। पापा नहीं करते हैं, लेकिन मम्मा जिंदाबाद। वो दिलकशी से मुस्कुराया। वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। अनाया ने नफ़े में सर हिलाया। माय डियर लेडी बॉस, झूठ बोलने का एक नहायत ही आसान असूल है, और वो है झूठ बोलो बस पकड़े ना जाओ। और कभी गरूर करने का जुर्म सरजद नहीं हुआ, लेकिन बाय गॉड कभी पकड़ा नहीं गया। वो शेरक पर हाथ रख के यूं सदाकत की मूरत बना गोया गोल्ड मेडल बमा एजाजी सनद का हकदार हो, और आपको अपने इन सो कॉल्ड हिडन टैलेंट पर फख्र है, राइट? अनाया ने फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए मुतासिफ नजरों अंदाज में सवाल किया। टैलेंट पर इंसान फख्र ही कर सकता है, इज्तिमाई मातम तो करने से रहा। जख्मी हाथ आगे करते हुए मौसूफ ने उल्टा अनाया के आफाना सवाल पर तासुफ का इजहार किया था। यू नो व्हाट ताबिश, बाबा और अंकल अक्सर कहते थे मैं इंसान को जल्द समझ आती हूँ। मुझे खुद भी ऐसा ही लगता है। खैर से आपकी तरह मुझे अपने इस टैलेंट पर कभी फख्र महसूस करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आसीन को कुछ और ऊपर चढ़ाकर जख्म का जायजा लेते हुए अनाया का लहजा तन से पाक उलझा उलझा सा था। लेकिन आपके मामले में अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप मेरी समझो और फहम से ऊपर की चीज़ हैं। अपने मुतल्लिक आप कोई एक राय टिकने ही नहीं देते। रूही से जख्म साफ करते इसने ज़रा सा उलझी निगाहें उठाकर इस मिस्ट्री बॉक्स से भी मुश्किल शख्स को देखा, जो मुख्तलिफ था या अजीब, वो अब तक तय नहीं कर पाई थी। मैं बावरा बादल हूँ बीवी, अपने अब्बा की समझ में नहीं आया आज तक। फिर तो आप मेरी अब्बा की मासूम बहू हैं। दायां आंख दबाकर कॉलर झाड़ता हुआ तफाकुर से बोला। जवाबन अनाया खामोशी से अपना काम करने लगी।
आप ज़रा एहतियात से चेंज करने आएँ, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। पेन किलर ले लेंगे तो आराम आ जाएगा। वॉशरूम से हाथ धोकर आने के बाद हाथ पैर पर एक मुतमिन नज़र डालकर हिदायत देने के साथ वो कमरे से निकल गई थी।